आज कृषि एक्सप्रेस में एक बहुत ही शानदार कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, इससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनोवेशन के साथ, एक सही सोच के साथ कृषि को आगे बढ़ाया जाए तो बहुत कम जगह होने के बावजूद, बहुत कम संसाधनों के बावजूद बड़ा फायदा कृषि से निकाला जा सकता है। कृषि एक्सप्रेस का मकसद भी यही रहा कि आमतौर पर जैसे ही कृषि का जिक्र आता है तो लगता है बहुत संघर्ष है, लेकिन इसमें समृद्धि भी है और साथ ही साथ में कैसे किया जा सकता है, कैसे किसान भाई खुद को बेहतर कर सकते हैं, इसमें ऐसी कई कामयाबी की कहानी लिखने वाले मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज भी एक बहुत शानदार शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में देश में कई ऐसे किसान हैं जो आधुनिक तरीके से खेती करके अन्य किसानों के लिए मिसाल बनाते हैं। उन्हीं किसानों में से एक हैं पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी। जैविक खेती में सफलता हासिल करने की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत के बेस्ट ऑर्गेनिक और धाकड़ किसान हमारे साथ आधे घंटे तक बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके काम पर यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जैविक खेती के महारथी, बुलंदशहर के बिहटा गांव के स्मार्ट किसान, जैविक खेती के महारथी से आज मुलाकात। प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर, धरती को सुरक्षित करने पर जोर, लाखों अन्नदाता के प्रेरणा के स्रोत, भारत भूषण त्यागी का किसानों को मंत्र, युवाओं को गांव की ओर लौटने की सीख, छोटे किसानों को ध्यान में रखकर मॉडल तैयार, मूल मंत्र मिश्रित फसल का उत्पादन, लक्ष्य छोटे खेत से बड़ा फायदा, कृषि की पारिवारिक परंपरा की तरफ प्रेरित करने वाले नौजवान। बुलंदशहर की सियाना तहसील के बिहटा गांव के भारत भूषण त्यागी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी की। पिता की बात मानकर 1976 में भारत भूषण त्यागी ने खेती को अपना लिया और संकल्प के साथ उसकी शुरुआत की। खेती करते समय भारत भूषण त्यागी ने गौर किया कि आधुनिक लागत आधारित खेती से किसान खुशहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ बाजार के भरोसे था। समस्याओं को दूर करने के उपाय खोजने की कोशिश करते हुए भारत भूषण त्यागी ने धीरे धीरे नए विकल्पों की तलाश की। तो शुरुआत कहाँ से हुई? पिताजी के कहने के मुताबिक मैंने खेती शुरू की और पहले मैंने 7-8 वर्षों तक रासायनिक खेती का प्रयोग किया। उसमें मैंने देखा कि उसमें इनपुट कॉस्ट जो है हम बाज़ार से लाते हैं और बाज़ार में ही हम बेचते हैं, कीमत भी बाजार ही तय करता है। तो इसलिए ऐसा लगा कि ये खेती का आधुनिकीकरण नहीं था, बल्कि खेती का बाजारीकरण था। भारत भूषण त्यागी ने प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था में नियम, नियंत्रण और संतुलन को भली भांति समझा और खेती में अनेक प्रयोग किए। प्रकृति में एक दाने से 1000 दाने पैदा होने की क्रिया को समझा। फिर खेती में किसान उदास एवं कर्जदार क्यों है, इसका उत्तर भी खोजा और अनेक किसानों को इसका अध्ययन भी कराया। तो गांव में खेती की जमीन को नापने वाले लोग नहीं है, गांव में अपनी खेती का हिसाब रखने वाले लोग नहीं है। तो यदि हम नाप तोल नहीं जानते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो कैसे हम एक योजना कैसे बनाएंगे? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जिस प्रकार से खेती को डिजिटलाइजेशन से जोड़ रही है, अब किसानों को भी समझने की जरूरत है कि आधा एकड़ का किसान भी आसानी से 1.5-2 लाख रुपया निकाल सकता है। भारत भूषण त्यागी ने खेत एक फसल अनेक का नियम बनाया। जब भारत भूषण त्यागी ने इसको अपनाया तो इससे उनकी जमीन की उर्वरकता सुधरी, जमीन में कार्बनिक तत्व बढ़े और सूक्ष्म जीव बढ़े, उपज बढ़े और पानी खाद में बचत हुई। सह फसली खेती से भारत भूषण त्यागी ने खेतों में पानी का उपयोग आधा हो गया। मेरा केवल एक ही निवेदन है किसान भाइयों से कि मैं कोई ऐसी टेक्निक नहीं बता रहा कि जो वो नहीं कर पाएंगे। मैं केवल एक ही टेक्निक है कि एक ही खेत में, मतलब खेत एक और फसल अनेक, ये मन में बात बैठ जाए। जैसे मेरे खेत में बफर जोन में 4-5 फसलें दिखाई देंगी। बफर जोन का मतलब है उसमें लकड़ी भी लगी है, केला भी लगा है, उसमें नीचे हम सतावर जैसी चीज ले लें, पशुओं के लिए चारा ले लें। समाज में अपनी कृषि पद्धति को फैलाने के लिए भारत भूषण त्यागी हर रविवार को किसानों को निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें गौशाला, गोबर गैस प्लांट के साथ ही खेती के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। भारत भूषण त्यागी को भरोसा है कि भविष्य में जैविक खेती को सफलता जरूर मिलेगी। इनकी पत्तियों से जो गंध निकलती है, वो हर पौधा अपनी गंध के द्वारा यहाँ एक गंध का वातावरण बना। बिल्कुल सीधी सी बात है कि यदि हम खरपतवार जिनको बोलते हैं, वो हमारी समृद्धि के दाता हैं। यदि उनको ही हम
उपयोगिता के साथ जमीन के सतह पर रख दें तो जमीन उन्हीं को डिकम्पोज करके खाद बनाती है। हमको अलग से खाद बनाने की जरूरत भी क्या है। भारत भूषण त्यागी जमीन का कम होना या जोत की छोटी होने को कोई समस्या नहीं मानते। उनका कहना है कि ज्यादा जमीन तो बड़ी मशीनों के लिए, बड़ी लागत आधारित खेती के लिए जरूरी है। अगर जमीन कम है तो किसान बहुत आसानी से जमीन को अपनी मेहनत से सजा संवार कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। जैविक खेती के लिए अधिक जमीन की कोई खास जरूरत नहीं होगी। बुलंदशहर से कृषि एक्सप्रेस के लिए विशेष संवाददाता देवनाथ की रिपोर्ट। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आधा एकड़ जमीन वाले किसान की बात भी करते हुए मैं किसी को सुन रहा हूं, और वो भी समृद्धि की तरफ बढ़ सकता है। ये उम्मीद को जगाता है। और ये बात कहने वाले पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैंने कहा, मुझे जो सबसे इंप्रेसिव लाइन लगी, वैसे तो आपका पूरा काम ही और भारत सरकार ने उसको दृष्टिगत रखते हुए आपको सम्मानित भी किया, लेकिन आधा एकड़ का किसान भी लाख 1.5 लाख रुपए कमा सकता है, ये उम्मीद को जगाता है। इसको थोड़ा सा समझाइए शुरुआत में। देखिए, मेरा सभी को नमस्कार। और जो जो भी साथी इस बात को सुन रहे हैं, वास्तव में मुझे भी बताने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मूल रूप से उत्तर भारत में मैं देखता हूँ गन्ने की लोग खेती करते हैं, और गन्ने की खेती के साथ में भी यदि हम सहफसली विधि से अनेक खेती फसलों को जोड़ लेंगे तो 1.5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यदि मुझे अपने खेत से 1 एकड़ जमीन से 400 कुंटल गन्ना निकालना है तो कुल 800 मीटर या 1000 मीटर जगह मुझे देनी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आधा एकड़ जमीन जो है वो, उसमें भी हमको कहीं 500-600 मीटर जगह हम देंगे और हम अच्छा पैदावार गन्ने की भी लेंगे। गन्ने के साथ लहसुन हम लेते ही हैं, गन्ने के साथ प्याज हम लेते ही हैं, गन्ने के बाद में हल्दी हम लेते ही हैं। किसान भाई इसमें सब्जियों को भी जोड़ सकते हैं। जाड़ों में आलू की फसल ले सकते हैं, सरसों की फसल ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों को विविधता में फसल प्रणाली लगाए जाने का यदि सूत्र समझ में आया तो मैं प्रकृति के सिद्धांतों पर एक छोटा सा इशारा आपको करूंगा कि प्रकृति में पूरकता, विविधता, उत्पादन का घनत्व और नैसर्गिक संतुलन बना हुआ है। ये मनुष्य ने नहीं बनाया। हमने बस केवल प्रकृति के सिद्धांतों को समझा और पता लगा कि एक ही खेत में अनेक फसल हो सकती हैं और एक दाने से हजारों दाने पैदा हो सकते हैं। बस यही समृद्धि का सूत्र है और यही किसानों को समझने की जरूरत है कि वो आधा एकड़ जमीन का जो वाला किसान भी है वो भी लखपति आसानी से बन सकता है। उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। भारत भूषण जी, एक मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है, और जब आप बहुत छोटे एरिया में भी समृद्ध किसानी करने की बात कहते हैं तो ये और मौजूद हो जाता है। मेरा प्रश्न ये रहा है कि ज़मीन जो है उसको लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है। उर्वरकों की जिस तरीके से हमने कई खादों की, खासतौर पर केमिकल का जो इस्तेमाल किया गया, उससे हमने ज़मीन ख़त्म कर दी है, हम मिट्टी को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इसको लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जाती रही है। ये कितना बड़ा खतरा है? और जब आप किसान भाइयों को ये समझाते हैं तो वो उसी दौड़ में भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा उपज निकाल लेंगे, ज़्यादा पैसा बना लेंगे। क्या ये सोच गलत है? देखिए, जो लागत आधारित खेती और समझ आधारित खेती, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। लागत आधारित खेती में हम प्रकृति की व्यवस्था के विरोध में ही काम करते हैं। हम जमीन की सतह के वातावरण को आवेशित करते हैं, पानी ज्यादा देंगे, रसायनों का इस्तेमाल करेंगे, फिर कीड़े बीमारियों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, उनसे कीड़े बीमारियों का आवेश बढ़ेगा। तो पता लगा कि खेती एक उलझती चली गई। हमने इसको बिल्कुल बदल दिया और हमने कहा कि अब हम करके नहीं समझेंगे बल्कि समझकर करेंगे। समझकर करने पे क्या पता लगा कि प्रकृति के नियम और सिद्धांतों में जमीन की खाद बनाने का तंत्र अपना है। तो इसके लिए मेरा कोई अनुमान काम नहीं कर सकता कि ये 2 वर्ष में होगा कि 1000 वर्ष में होगा। हर वर्ष जमीन अपनी उर्वरता को समृद्ध करती है। वर्षा काल में अनेक प्रकार की घास पैदा होती हैं, वर्षा काल में अनेक प्रकार के फफूंद, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और सभी अपनी क्रियाओं के प्रभाव से जमीन की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये बात किसान भाइयों को समझने की जरूरत है। वर्षा काल के बाद में, ऋतु काल के बीच में यदि हम अपनी एक फसल प्रणाली बनाएं कि मुझे अपने खेत में 8, 10 या 9, 10 फसलों को लगाना है
तो मैं बड़ा विचार से ये बात कहूंगा कि ये देश के लिए कोई संकट नहीं है, ना जैविक खेती में कोई मेथक है, ना ही किसी को इसमें शंका पैदा करने की जरूरत है। केवल समझना है प्रकृति के सिद्धांतों को। जब हम लागत के आधार पर खेती के बारे में सोचते हैं तो लागत अलग हो जाती है, तरीके अलग हो जाते हैं, करना अलग हो जाता है और बहुत सारे मतभेद हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं। मेरा पूरे देश के वैज्ञानिकों से, नीतिकारों से और अपने साथी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस समय मुद्दा जैविक खेती, आप शब्द कुछ भी रखिए, लेकिन जैविक खेती यूनिवर्सल फ्रेम में एक ऐसा नाम है जिसके बारे में लोगों ने चिंता की है कि हमारी जमीन का स्वास्थ्य, हमारा पानी, हमारा पर्यावरण, हमारा स्वास्थ्य और हमारी इकोनॉमी, आज पूरी दुनिया को आप देखेंगे तो लीनियर इकोनॉमी से सब सर्कुलर इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन देश का लघु और सीमांत किसान उद्यमी बन जाएगा, कृषक से उत्पादक से उद्यमी बन जाएगा, ये देश आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा और दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल पैदा। आपने इतना मतलब मैं जिस दिशा में जाना चाह रहा था, इस एक शब्द से, जब उत्पादक उद्यमी बन जाएगा, से उसको एक दिशा दे दी। बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने रख दी। उद्यमी जब हम कहते हैं तो क्या आपका तात्पर्य इस बात से है कि वो पैकेजिंग को, मार्केटिंग को, अन्य चीजों को भी समझे, या आप इससे कुछ और समझाना चाहते हैं? देखिए, देश में किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने की संकल्पना के साथ एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जब बातों को हमने सुना और उनके द्वारा जैविक खेती को लेकर और भी बहुत सारी संकल्पनाएं उभरती चली गई, उनमें से एक संकल्पना थी कृषक उत्पादक संगठन। ये कृषक उत्पादक संगठन वही था कि जब लघु और सीमांत किसान छोटे अपने को मानकर बिखर जाएंगे तो उस समय देश ने सोचा कि इनको सबको फिर एक जगह जोड़ा जाए, और जोड़ने में 4 कार्यक्रम को एक जगह जोड़ने की जरूरत है। उत्पादन का सही प्रबंधन करना, गुणवत्ता के लिए प्रमाणीकरण को समझना और प्रसंस्करण के साथ में उस सामान को कैसे हम पैकेट करेंगे, उसका कैसे ब्रांड बनाएंगे, उसको किस तरीके से हम कंज्यूमर तक ले जाएंगे और उसकी बिक्री की व्यवस्था बनाना। तो ये जो चारों घटक हैं, इनको इंटीग्रेट करने का नाम व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब है उत्पादक भी हम ही है, गुणवत्ता के प्रमाणीकरण की गवाही देने वाले भी हम ही हैं, प्रसंस्करण करने वाले भी हम ही हैं और बाजार व्यवस्था को एक सही आयाम देने वाले भी हम ही हैं। तो इसमें बाजार के जो संकट थे, जो बाजार में हमारा एक तरीके से खुला शोषण था, उससे बचने का एक रास्ता निकला। और मैं तो ये कहूंगा कि जैविक खेती में यदि कोई किसान उद्यमिता की विकास के बारे में नहीं सोचेगा, युवा उद्यमिता के विकास के बारे में नहीं सोचेगा, व्यवसायिक स्वावलंबन की बात नहीं सोचेगा, तो हम खेती को भी अपना गौरवपूर्ण इतिहास वापस नहीं कर पाएंगे। ये वही भारत है जिसमें खेती को उत्तम बताया जाता था, और आज की हालत में मैं किसान से परिचय लेता हूं तो वो अपना परिचय देने को तैयार नहीं है, अपने बेटे से खेती कराने को तैयार नहीं है, और खेती एक निकृष्ट कार्य हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि खेती को व्यवसाय के जरिए और परिवार के साथ जोड़कर हम यदि देखते हैं तो खेती से उत्तम कार्य आज भी धरती पर कोई मुझको। आपने कितनी बढ़िया बात, और ऐसे एग्जाम्पल मुझे मिलते रहे जब भी मैं कृषि एक्सप्रेस के दौरान बात करता हूं कि खुद को किसान कहलवाने में परिवार के अन्य लोगों को भी बुरा लगता था। आज वैसे ही कुछ किसान हैं, जैसे राजा राम जी हैं छत्तीसगढ़ में, हेलीकॉप्टर वाले किसान के तौर पर मशहूर हो गए। वो कहते थे एक समय पर किसान कहलवाने में मुझे बड़ी शर्म आती थी, मुझे तो नहीं आती थी, मेरे परिवार के लोगों को, पत्नी को शर्म आती थी कि भैया क्या करते हैं, किसानी करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आपको अब भारत सरकार ने एक पहचान भी दी, उसके लिए सम्मान भी दिया गया है। कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं, और एक कम्युनिटी फार्मिंग के बारे में जो इतनी जोर शोर से बात की जाती है, उसमें आप जैसे प्रगतिशील किसान किस तरीके से अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं? देखिए, इसमें मैं एक बड़ा तथ्यपूर्ण संगत, मतलब तथ्य संगत कहेंगे उसको, एक विचार में आपके सामने रखना चाहूंगा। एक छोटा सा मुद्दा है कि हम जब किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कर्म प्रधानता की जगह हम ज्ञान प्रधानता में आ जाए, क्योंकि ज्ञान प्रधानता जैसे ही आती है तो कर्म सफल हो जाता है। कर्म का बंधन यही है। तो ऐसे में मैं ये निवेदन करूंगा कि पूरे भारत में जब हम 1987 में कृषि के अर्थशास्त्र को हमने देखा और लगा कि ये तो बहुत घाटे का अर्थशास्त्र है, तो बस ये संकल्पना उभर कर आई कि इस देश का लघु और सीमांत किसान तो कितना दुखी होगा। उस संवेदना के साथ ही हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे परिवार में
400-500 से लेकर हजारों किसानों तक का प्रति वर्ष का आवागमन है और ये सिलसिला 1997 से जारी है। तो मैं इसमें संख्यात्मक तो बहुत मुझे छोटा लगता है, लेकिन 3 लाख से ऊपर का ही डाटा निकल कर आता है जितने किसानों से हम सीधे रूप से मिल लिए हैं। बहुत सारे किसानों को प्रेरणा मिली है, बहुत सारे किसान उसको स्वीकारने लगे थे और जैसे जैसे हम लोगों की भी समझ बढ़ती गई, योग्यता बढ़ती गई, हमारे साथी और हमारे किसान भाइयों का दायरा भी बढ़ता गया। किसान भाइयों में कमजोरी नहीं है, उनको तो केवल करने का मन है, लेकिन करवाने वाले के और समझाने वाले के मन में यदि कुछ छोटापन होगा तो वो हमारे किसान भाइयों को अभी कितने किसान जुड़े हुए हैं आपसे? अभी भी कई लाख किसान मेरे से जुड़े हैं। कई लाख किसान जुड़े हुए हैं? हाँ, और पूरा देश ही नहीं, देश से बाहर भी किसान जुड़े हैं जी। ये और कृषि मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। जब भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला तो मैं कई बार अपने बारे में निहार कर देखा कि मैं इसके लायक तो था नहीं और ना मैंने कोई ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन भारत सरकार ने इसको समझा है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मैं उस दिन से अब तन मन धन के साथ में रात दिन इसी प्रयास में लगा हूं कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो गांव समृद्धि से राष्ट्र समृद्धि के स्लोगन को और संकल्पना को कैसे पूरा करेगा, वो दिन हम भी देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं अभी जब विजुअल देख रहा हूं, ये हमारे सहयोगी देवनाथ आपसे बात करके भी आए स्टोरी, तो एक कृषि तीर्थ जो है वो मैं लिखा देखता हूं। ये कृषि तीर्थ मुझे थोड़ा सा समझाइए। हाँ, तीर्थ का हमारे यहाँ आध्यात्मिक संस्कृति में एक बड़ा महत्व है। तीर्थ का मतलब है जहाँ हम वैचारिक चेतना के साथ पार पाते हैं, मतलब विचार के स्तर पर जहाँ संवाद होता है, बातचीत होती है, अध्ययन होता है और हम मिलकर कहीं एक सार्थक प्रयास की ओर बढ़ते हैं, तो जहाँ सार्थकता के साथ कोई चीज आदमी की जिंदगी को पार उतारती है उसका नाम तीर्थ है। तो तीर्थ की चेतना के साथ ही हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम शुरू करते हैं। कई बार हम लोग भी सोचते थे कि रूरल टूरिज्म की तरफ जाएंगे, तो लेकिन टूरिज्म में मुझको थोड़ा व्यापार दिखाई दिया। तीर्थ में मुझे किसानों से अपना पारिवारिक रिश्ता दिखता है। पारिवारिक रिश्ता दिखता है तो उनको अध्ययन कराने में, उनको शिक्षण देने में मेरे मन में पैसा लेने का भाव नहीं जगता। व्यवस्था बनाकर रखते हैं, लेकिन मेरी आमदनी का कोई जरिया, मेरे परिवार की आमदनी का कोई जरिया अध्ययन और प्रशिक्षण नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं माफी के साथ थोड़ा सा आपको रोक के इसमें कुछ ऐड भी करना चाह रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने उद्यमी किसान की बात कही है, फिर आपने मुझे याद आ गया कि मैं पहले बात कर रहा था तो उन्होंने टूरिज्म के लिए ऐसी चीज डेवलप करी, स्विमिंग पूल बना दिया ताकि लोग आए या वहीं से परचेस कर पाए। कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहां से लोग परचेस कर रहे हैं। आपने इसे कृषि तीर्थ नाम दिया है। खेती किसानी में ब्रांडिंग, यानी कि वो आपके काम की, मैं हाइड्रोपोनिक पर बात कर रहा था पहले, इससे पहले मल्टी लेयर पर भी हम बात कर चुके हैं। ये ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आप अपने टाइप की जिस किस्म की खेती किसानी आप कर रहे हैं या अलग अलग मल्टी वैरायटी जिसको हम कह रहे थे, उसको आप क्या कहते हैं और किस नाम से इसको ब्रांड किया गया है? मैंने तो इसका नाम नहीं रखा था, लेकिन एक बार राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में एक एफपीओ सेल के कोऑर्डिनेटर थे, आज तो रिटायर हो गए हैं, उनका नाम है प्रभाशंकर ओझा। मैं जब उनके सामने इस पूरे घटनाक्रम को रख रहा था तो उन्होंने इसका नाम दिया था सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि, और तब से हमने इसको समक पद्धति के नाम दिया। लेकिन मैं अपने तरीके और अपनी पद्धतियों को ज्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि सहअस्तित्व एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आवर्तनशीलता एक व्यवस्था है। उन व्यवस्था को या अध्ययन मनुष्य को करना है, नाम कुछ भी हो। लेकिन चूंकि जैविक खेती यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहित और एक जिसे कहते हैं प्रेरित किया गया कार्यक्रम था, और जिसके आधार पर हमारी संकल्पना ये उभरी थी कि हम अपने देश के लिए इस कार्यक्रम को करेंगे और जिम्मेदारी के साथ करेंगे, तब से अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में मैं इसको जैविक खेती ही बोलता हूँ। जी, मानव इतिहास ये रहा है कि खेती किसानी ने हमें एक जगह पर रुकना, ठहरना सिखाया। नहीं तो यायावर जिंदगी थी, इधर से उधर शिकार के लिए भटकता था मानव। लेकिन जैसे जैसे बस्तियां विकसित होती गई, उसके पीछे पूरा श्रेय खेती किसानी को जाता है। आज उसी खेती किसानी से इतर हम देख रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी अस्तित्व का जो मूल आधार है वो कृषि है।
उसकी वर्तमान स्थिति भारत में आप कैसे देखते हैं, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके बारे में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? मतलब कभी कभी तो घबराहट होती है कि सभी भाग रहे हैं तो कोई बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन ये डर जो है ये कितना वाजिब है? देखिए, मुझे कभी घबराहट नहीं होती और मेरे अंदर कभी किसी का विरोध नहीं होता। ये दो क्रिया मुझे होती नहीं। और मुझे सूझता है कि ये देश जरूर बदलेगा, क्योंकि देश की जो संकल्पना है वो कृषि प्रधानता के साथ रही है। और कृषि प्रधानता में गांव में छोटे छोटे किसान और सभी किसानों को सहकार से समृद्धि, कृषक उत्पादक संगठन, जैविक खेती और कई बार प्राकृतिक खेती को भी बीच में हम लोग लेके आते हैं। तो उन सारी चीजों से एक ही बात उभर कर आती है कि भारत में जो शिक्षित युवा वर्ग है उसमें हम कृषि उद्यमिता का विकास करें। इस देश में हमसे एक बड़ी चूक हुई है कि हमने उद्योग लगाने की बात तो की, लेकिन उद्यमिता विकसित होने की कोई शिक्षा का कार्यक्रम, कोई वस्तु और उसकी कोई अध्ययन वस्तु देश में नहीं थी। इसलिए हमने इसको एक संकल्पना के साथ लिया है कि हम जब भी यहाँ कोई भी किसान या कोई भी युवा वर्ग अध्ययन के लिए आते हैं तो उनको पूरे व्यावसायिक प्रबंधन और व्यावसायिक स्वावलंबन का, उत्पादन से लेकर ब्रांडिंग, पैकेजिंग तक सारी क्रियाएं उनको समझाते हैं। और उसको समझाने में उनको अंदर एक हौसला पैदा होता है। और मैंने देखा है कि पूरे देश में गन्ने को लेकर, गन्ने से जूस को लेकर और नाना प्रकार के उद्योगों को लेकर, उद्यमिताओं को लेकर नौजवान खड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद लोग खेती में लगे हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है और मुझे कभी कमजोरी नहीं होती। हाँ, जरूर है कि इसमें आतुरता की जरूरत नहीं है। धैर्यपूर्वक अपने प्रस्ताव को देश के और किसानों के सामने रखने की जरूरत है और हम निश्चित सफल होंगे, ये बात स्पष्ट। परंपरागत खेती और उत्पादकता भी बरकरार रहेगी, ऐसा माना जाए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और ये वैज्ञानिक और हमारे देश के नीतिकारों के लिए एक बड़ा सवाल है कि जब बढ़ती हुई जनसंख्या का भरपेट भोजन और कुपोषण मुक्ति को भी ध्यान में रखकर क्या हम जैविक खेती में इससे कुछ हासिल कर पाएंगे। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक ही खेत को 3 खंडों में बांटते हैं, बफर में, पेरिनियल में और सीजनल क्रॉप के अंदर, तो एक खेत से 9 से 12 फसलें निकल जाती हैं आसानी से। यदि किसानों को ये 9, 10, 12 फसलें निकालने का विज्ञान आ जाए तो देश बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट नहीं भरेगा, बल्कि गांव को छोड़कर कोई बाहर नहीं जाएगा और ये देश सरप्लस प्रोडक्शन से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव इतने मजबूती से समृद्ध होंगे कि मैंने उसका सबका डाटा निकाला है बहुत बारीकी से कि जब एक खेत में 3-4 लाख रुपए निकलते हैं तो 1000 एकड़ के गांव की स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। ये पूरे देश की इतिहास है। जी, मल्टी वैरायटी में जब आप काम करते हैं, जिस तरह की खेती आप कर रहे हैं, तो किसके साथ क्या लगाया जा रहा है, जमीन में कौन किसके पास में होना चाहिए और कौन किसके बाद होना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके सिद्धांत कैसे तय होते हैं और बाकी लोग सिर्फ सुनकर ये सोचे कि हमें मल्टी वैरायटी में काम करना चाहिए, बहुत सारी फसलें लगा लेनी चाहिए और अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में बड़ी सोची समझी सूझबूझ के साथ लगाई गई फसलें भी महत्वपूर्ण है। इस पर आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने छूट जाता तो बहुत कुछ छूट जाता। इसमें प्रक्रिया को कैसे हम मैनेजमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें 5 मुद्दे हैं। दूरी के नियम को समझना, स्थान के चयन को समझना, टाइम के मैनेजमेंट को समझना, सीड के मैनेजमेंट को समझना, लेबर के मैनेजमेंट को समझना और हम जो उपयोगी पशुपालन करेंगे उसके मैनेजमेंट को समझना। तो खेती को लेकर मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें इनपुट नहीं है बल्कि हमारी समझ ही काम करती है। तो किसके साथ किस फसल को लगाना है, किस मौसम में लगाना है, इसमें किसान भाइयों को हम एक तालिका तैयार करने का अभ्यास कराते हैं। 3 दिन का एक अध्ययन शिविर होता है, उसमें एक तालिका बनाई जाती है कि खेत की नापतोल कैसे बनाएंगे, खेत में लंबी अवधि की फसलें कहाँ लगेंगी, उसको पेरिनियल जोन बोलते हैं। बाउंड्री पर जो बफर जोन है उसमें कितनी प्रकार की फसलें लगाई जाएंगी जी। और सीजनल क्रॉप कहाँ लगाई जाएंगी और किस फसल को किसके साथ लगाना है, कितनी दूरी पर लगाना है, किस समय पर लगाना है, ताकि यंत्र चलाने में सुविधा हो, फसल को निकालने में सुविधा हो, सिंचाई करने में सुविधा हो,
तो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम कुल है, मिलाकर वो इसका scientific- अपना पूरा विज्ञान है जिसको समझना बहुत जरूरी है। एकदम उसमें आपका सहयोग हमेशा रहता। देखिए, आपका जीवन पूरा समर्पित रहा है कृषि को। आधे घंटे की बातचीत में निश्चित तौर पर उसको समेट पाना बड़ा मुश्किल है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शन आपसे जो छोटी सी बातचीत हुई है उसमें कई किसान भाइयों को मिल पाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे भी आपसे बहुत इस तरह की बातचीत होती रहेगी, इस बात की उम्मीद करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से किसानों का मार्गदर्शन आप करते रहें। तो पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी प्रगतिशील किसान हमारे साथ बने हुए थे और सचमुच में एक उम्मीद की किरण जगाते हैं इस तरह के किसान कि कैसे देश में आधा एकड़ जमीन वाला किसान भी कुछ कर सकता है। कृषि एक्सप्रेस में आज इतना है।